हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है सभी का हमारे चैनल द माइलस्टोन एकेडमी पर। जल्दी से जुड़ जाओ सभी लोग, क्लास लाइव हो गई है। ठीक है, आज जल्दी इसलिए ले लिए, बारिश का मौसम हो रहा है, शाम के समय पे बारिश वगैरह आ जाती है। अभी बारिश नहीं है, मैं फ्री था तो इसीलिए मैंने क्लास ले ली है, क्योंकि बारिश आ जाती है तो फिर क्लास नहीं हो पाती, दिक्कत आपको हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए अभी क्लास ले ली मैंने जल्दी में। चलो, तो लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं, अच्छा पहले तो ये बताओ कि पीईटी में किसके कितने नंबर आ रहे हैं, थोड़ा सा ये बताओ मेरे को आइडिया। अभी आंसर की आ गई, आंसर की से आपने लगाए होंगे, तो पीटी में कितने नंबर बन रहे हैं जरा ये बताओ। कट पिट के कितने नंबर बन रहे हैं पीटी में भाई? अजय भाई कितने नंबर बन रहे हैं तुम्हारे? करण के 78 बन रहे हैं, वेरी गुड बेटा। बादल बेटा कम बन रहे हैं, और बाकी लोग? अजय के कितने बन रहे हैं भाई? योगेंद्र, राम राम। योगेंद्र और अजय के कितने नंबर हैं पीटी में कट पिट के? चलो बताते रहना। लास्ट क्लास में अगर मैंने बात करूं तो लास्ट क्लास तक मैंने पढ़ा दिया था आपको, क्या भाग 1 पढ़ा दिया था, है ना। भाग 1 के बारे में पढ़ा दिया था मैंने, यानी आर्टिकल 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। आज जो पढ़ेंगे वो भाग 2 से आगे का पढ़ेंगे। तो भाग 2 में क्या आता है, पहला क्वेश्चन तो ये आता है। तो भाग 2 में क्या है? भाग 2 में आता है नागरिकता। ठीक है, भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है, और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक ये क्वेश्चन आता है? तो आर्टिकल 5 से 11 तक। ठीक है, भाग 2 कहां से कहां तक है? आर्टिकल 5 से 11 तक। ठीक है, आर्टिकल 5 से 11। तो क्वेश्चन आएगा भाग 2 में क्या है? नागरिकता। नागरिकता किस भाग में है? भाग 2 में। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो आर्टिकल 5 से 11 तक है। ठीक है, जो आर्टिकल 5 से 9 है, ये आर्टिकल उल्लेख करते हैं कि किसे भारत का नागरिक समझा जाएगा, इसके बारे में उल्लेख करते हैं। किसे भारत का नागरिक समझा जाएगा, इसका उल्लेख करते हैं ये आर्टिकल। आर्टिकल 10 जो है, ये बताता है कि अगर आपको भारत की नागरिकता मिल गई है तो भविष्य में भी नागरिकता बनी रहेगी। ठीक है, भविष्य की नागरिकता के बारे में बताता है। और जो आर्टिकल 11 है, ये आर्टिकल 11 बताता है कि अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता लेना चाहें या भारत की नागरिकता लेते हैं तो क्या क्या प्रावधान है, यानी कि जो कानून बनाए जाएंगे नागरिकता के संबंध में, वो कौन बनाएगा। तो नागरिकता से संबंधित कानून का उल्लेख है आर्टिकल 11 में। एक्ट रिलेटेड टू या लॉज रिलेटेड टू सिटीजनशिप, इसका उल्लेख है आर्टिकल 11 में। तो सबसे पहले बात आती है आर्टिकल 5 की। ठीक है, तो आर्टिकल अगर 5 की बात करें तो आर्टिकल 5 कहता है भारत का संविधान। इन आर्टिकल्स की आपको हेडिंग याद रखनी है, ज्यादा डिटेल में तो नहीं जानना है, लेकिन हेडिंग जरूर याद रखनी है। भारत का संविधान लागू होने के समय व्यक्तियों की नागरिकता, यानी कि जब भारत का संविधान लागू हुआ तो किस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा, इसका उल्लेख किसमें? इसका उल्लेख है आर्टिकल 5 में। ठीक है, इसका उल्लेख है आर्टिकल 5 में। बेटा आज इमरजेंसी में ले लिया, क्योंकि आज वरना मैं फिर क्लास ले ही नहीं पाता। ठीक है, तो अगर नहीं ले पा रही हो आप लाइव तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लेना। वो बारिश की वजह से मैंने इसीलिए जल्दी ले ली, वैसे टाइमिंग शाम को ही रहेगा 7 बजे। ठीक है, टेंशन मत लो। तो जब कमेंसमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो उस समय कौन कौन भारत का सिटीजन समझा जाएगा, कौन कौन भारत का नागरिक समझा जाएगा, इसका उल्लेख किसमें? आर्टिकल 5 में। ठीक है, इसके तहत सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मानी, जो हमने आधार माना है कि किसे भारत का नागरिक माना जाएगा, उसमें हमने जो आधार माना है वो क्या माना है? बेस जो कंसीडर किया है वो किया है अधिवास को, इंग्लिश में जिसे कहते हैं डोमिसाइल। यानी यदि किसी व्यक्ति का डोमिसाइल, परमानेंट एड्रेस, एक तरीके से इसको ऐसे समझ लो। ठीक है, परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी निवास भारत के राज्य क्षेत्र का है, यानी उसका अधिवास जो है वो भारत का ही रहने वाला है, यहीं पर रहेगा, परमानेंट एड्रेस यहीं का है, तो फिर वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ये आधार माना। इसके साथ यदि उसका जन्म भारत में हुआ, इसके साथ साथ या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसका जन्म ना हुआ हो तो माता पिता का जन्म हुआ हो,
ठीक है, या तो उसी का जन्म हुआ हो, व्यक्ति का, जो भी व्यक्ति है उसका जन्म हुआ हो, वो नहीं तो उसके माता पिता का जन्म हुआ हो, और वो भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में या तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है कि जब संविधान लागू हुआ तो उसके कम से कम 5 साल पहले से वो भारत में रह रहा हो। संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। तो ये आर्टिकल पहले इंपॉर्टेंट था क्योंकि जब संविधान लागू हुआ था तब इसका उल्लेख था। अब इसका कोई ऐसा सच अहम नहीं रह गया, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ लेता है कि आर्टिकल 5 में क्या है। तो आर्टिकल 5 में बताता है जब संविधान लागू हुआ तो किसे भारत का नागरिक माना जाएगा। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने किसको माना, डोमिसाइल को, अधिवास को, कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस यहां का है तो आप भारत के नागरिक होंगे। उसके साथ साथ आपका या तो जन्म भारत का होना चाहिए, अगर आपका जन्म नहीं है तो आपके माता पिता में से किसी का जन्म यहां पर हो, और वो भी नहीं है तो जब संविधान लागू हो रहा था तो यहाँ पे कभी कभी ये साल पूछ लेता है, तो कितने साल पहले से आप भारत में रह रहे हो। तो जिस डेट में संविधान लागू हुआ है उससे कम से कम 5 साल पहले से आप भारत में रह रहे हैं तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। ये कहता है आर्टिकल 5। अब मान लो कि शुरुआत में पाकिस्तान और भारत एक ही थे, ठीक है, हाँ ठीक है, अभी तबीयत तो खराब नहीं थी, काम था असल में मेरे को इंपॉर्टेंट, ठीक है, तबीयत तो थोड़ी सी हाँ ऐसे ही रहती है, ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा काम था इस वजह से आज क्लास नहीं लेती वो वाली, ठीक है। चलो, तो अगर हम बात करें तो जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। तो ऐसी स्थिति में मान लो कि मैं लाहौर में रह रहा था, ठीक है, मान लो मैं कहां रह रहा हूं, लाहौर में रह रहा हूं। कोई बताएगा जरा लाहौर किस नदी के किनारे है, कमेंट में बताओगे जरा लाहौर किस नदी के किनारे है? लाहौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हाँ भाई, किसी का कोई आंसर? तो लाहौर सिंधु नदी के किनारे नहीं है, लाहौर रावी नदी के किनारे है। कराची जो है वो सिंधु नदी के किनारे, इसको याद रखना। लाहौर अधिवेशन तिरंगा फहरा है रावी नदी के किनारे, ठीक है, तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है लाहौर। तो मान लो कि एक बंदा लाहौर में रहता है तो ये क्या कहता था अपने आप को कि मैं कौन हूं, मैं हूं भारतीय। अब ना चाहते हुए भी 15 अगस्त 1947 से ये क्या हो गया, ये हो गया पाकिस्तानी। अब मैं कल तक तो सोआ था भारतीय था, सुबह उठाऊं तो पाकिस्तानी हो गया। तो ऐसी स्थिति में एक डेट फिक्स की गई थी, उसी से संबंधित है आर्टिकल 6। तो आर्टिकल 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत प्रवास करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, इंग्लिश में सिटीजनशिप ऑफ पर्सन माइग्रेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। ऐसे व्यक्ति जो माइग्रेट किए कहां से, पाकिस्तान से भारत, उनकी नागरिकता के बारे में बताता है आर्टिकल 6। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पाकिस्तान में चला गया, जबकि था वो भारतीय, लाहौर में बाई चांस रह रहा था, तो वो अगर पाकिस्तानी हो रहा है तो यहां पर एक डेट फिक्स की गई कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो पाकिस्तान से, यानी जो अब नया पाकिस्तान बन गया और नया भारत बन गया, उस नए भारत के क्षेत्र में आ जाता है। एक डेट फिक्स की गई, क्या, 19 जुलाई 1948। यदि इस डेट से पहले वो भारत के राज्य क्षेत्र में आ जाता है तो वो भारत का नागरिक ही माना गया होगा, उसको कोई विशेष प्रावधान करने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आ गया उसके बारे में आर्टिकल 6 बताता है, और वो क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आ गया किस डेट से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा, उसे कोई विशेष प्रावधान करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 7 जस्ट आर्टिकल 6 का उल्टा है। आर्टिकल 7 जो है वो जस्ट क्या है, आर्टिकल 6 का उल्टा है। आर्टिकल 7 क्या कहता है, आर्टिकल 7 कहता है भारत से पाकिस्तान प्रवास करने वाले लोगों की नागरिकता। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया मैं यहां पंजाब में रहता था, मेरी फैमिली यहां लाहौर में रहती थी, अब ये पंजाब वाला चाह रहा है कि मैं कहां चला जाऊं, लाहौर चला जाऊं। तो ये पंजाब वाले क्षेत्र का व्यक्ति भी लाहौर जा सकता था, किस कंडीशन के तहत भाई, जो हमने आर्टिकल 6 में पढ़ी, कि अगर कोई बंदा भारत का था वो चला गया पाकिस्तान में 1 मार्च 1947 के बाद,
और यदि भारत के क्षेत्र में दोबारा लौट कर आ गया किस डेट से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। तो इतना डिटेल में नहीं पूछता है, डायरेक्ट बस आर्टिकल पूछ लेता है। तो आर्टिकल 6 में है पाकिस्तान से भारत प्रवास करने वालों के लिए, और आर्टिकल 7 में भारत से पाकिस्तान प्रवास करने वालों के लिए। ठीक है, आर्टिकल 8 अक्सर पूछता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना चाहो रख सकते हो। इसमें ऐसे लोगों के लिए है जो विदेशी मूल के होते हैं। ठीक है, यानी भारतीय मूल के तो हैं लेकिन विदेशों में रह रहे हैं, एनआरआई वगैरह वाले कंसेप्ट जो है वो आर्टिकल 8 में आता है। ठीक है, कि विदेश में जन्म हुआ है तो वो सब के बारे में उल्लेख है आर्टिकल 8 में। ठीक है, भारतीय मूल के हैं लेकिन विदेशों में रह रहे हैं, उनका उल्लेख है आर्टिकल 8 में। ठीक है, अब आती है बात आर्टिकल 9 की, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि भारत में जो नागरिकता है वो कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, इकहरी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, जो किस देश से ली गई है। तो ये इकहरी नागरिकता किस देश से ली गई है, जल्दी से कमेंट में बताओ मुझे। जो एकल नागरिकता है, इकहरी नागरिकता है, वो किस देश से ली है हमने? एकल नागरिकता किस देश से ली है योगेंद्र, क्या आंसर कर रहा है तू? यूएसए में दोहरी नागरिकता है, इंग्लैंड से ली है हमने। इकहरी नागरिकता कहां से ली है, एकल नागरिकता कहां से ली है? तो ये ली हमने इंग्लैंड से। तो आर्टिकल 9 उसी के बारे में उल्लेख करता है। आर्टिकल 9 क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो खुद ब खुद उसकी भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। यदि मैं किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता हूं तो खुद ब खुद स्वतः मेरी जो नागरिकता है वो क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। मेरी नागरिकता भारत की थी तो भारत की जो नागरिकता है वो क्या होगी? स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, भारत की जो नागरिकता है वो क्या होगी? स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये कहता है आर्टिकल 9। यानी कि एकल नागरिकता, यहां पर आप या तो भारत की नागरिकता ले सकते हो या किसी अन्य देश की नागरिकता रह सकती है आपका। ठीक है, फिर आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है कि यदि आपने भारत की नागरिकता ले ली, भारत की नागरिकता धारण कर ली है, यानी आपने एक्वायर कर ली भारत की सिटीजनशिप, तो ऐसी स्थिति में एक बार अगर आपने धारण कर ली तो भविष्य में भी वो बनी रहेगी, भविष्य में भी नागरिकता बनी रहेगी। यानी अभी आप नागरिक बन गए तो आगे भी आप नागरिक बने रहोगे। कब तक? हमेशा के लिए नहीं। कब तक? जब तक कि संसद किसी विधि के द्वारा उसे समाप्त ना कर दे, संसद समाप्त ना कर दे। यानी अगर कोई ऐसा कानून बना हुआ है जिसका आपने उल्लंघन कर दिया तो आपकी नागरिकता जो आपको मिली थी वो आपसे छीनी जा सकती है। ठीक है, अच्छा ऐसा हो गया क्या? कहां से चोरी हो गई बेटा? ठीक है, तो अगर आपकी नागरिकता आर्टिकल 10 के तहत क्या है कि अगर आपने भारत की नागरिकता धारण कर ली है तो भविष्य में भी वो बनी रहेगी। और अच्छा डीएस कॉलेज से, अरे चलो अब साइकिल तो ऐसी चीज है कि मिलेगी भी कैसे? ठीक है, मोटरसाइकिल वगैरह होती तो नंबर भी होता है, साइकिल का तो यार बड़ा मुश्किल है, उठ गई तो मिलना। ठीक है, तो भविष्य में भी उसकी नागरिकता बनी रहेगी, लेकिन हाँ कैसे, कब तक बनी रहेगी? यदि संसद किसी ऐसी विधि संसद ने बना रखी है जिसका उल्लंघन आप नहीं करते तब तक। नेक्स्ट बात आती है आर्टिकल 11। ये शॉर्ट में बता रहा हूं, जितने भी एग्जाम है उसमें इसी से काम हो जाएगा, अभी डिटेल में फिर से आएगा, ये पीडीएफ लिखा हुआ है तो उससे पढ़ लेना। ठीक है, आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून, नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून केवल कौन बना सकता है? तो कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को। तो नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून केवल और केवल कौन बना सकती है? संसद बना सकती है, कोई विधानमंडल नहीं बना सकता। यानी कि कोई भी स्टेट के द्वारा कोई कानून नागरिकता के संबंध में नहीं बनाया जा सकता। नागरिकता के संबंध में केवल कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। और ये जो नागरिकता है ये किस मंत्रालय के तहत आती है? तो जो नागरिकता है ये किस मंत्रालय के तहत आती है, कोई बताएगा जरा?
नागरिकता किस मंत्रालय के तहत आएगी? तो नागरिक हो या नहीं हो, ये किसकी बात है? घर की बात हो रही है कि आप घर के सदस्य हैं या नहीं है। तो किस मंत्रालय के तहत आती है नागरिकता? गृह मंत्रालय। इस चीज को याद रखना, ठीक है। गृह मंत्रालय के तहत आती है नागरिकता, ठीक है। होम मिनिस्ट्री के तहत, आपको याद होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम जब लाया गया था तो वो होम मिनिस्टर लाए थे, ठीक है, अमित शाह। तो होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के तहत आती है नागरिकता की बात, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो अभी मैंने आपको पूरा बताया उसकी थ्योरी यहां पर लिख रही है ना। तो मैंने बताया आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 कहता है संविधान की शुरुआत में नागरिकता के बारे में बताता है। किसे भारत का नागरिक माना जाएगा जब संविधान लागू हुआ, उसका उल्लेख किसमें है? उसका उल्लेख है आर्टिकल 5 में, ठीक है। जिसमें मैंने बताया मेन क्या मानना है? अधिवास, ठीक है, यानी डोमिसाइल। दूसरा क्या है? आर्टिकल 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता के बारे में बताता है। यानी कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत आ गया है तो उसकी नागरिकता के बारे में उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 6 में, ठीक है। आर्टिकल 7, 8 इसमें नहीं लिख रहा, लेकिन मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की जो नागरिकता है वो क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और आर्टिकल 10 क्या कहता है कि अगर नागरिकता आपको मिल गई तो भविष्य में भी वो जारी रहेगी जब तक संसद की किसी विधि के द्वारा वो समाप्त ना हो जाए। अब बात आती है आर्टिकल 11, इसमें डिटेल में हमें थोड़ा सा पढ़ना है। तो मैंने अभी बताया कि आर्टिकल 11 में क्या आता है कि संसद नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है, ठीक है। यानी नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून कौन बनाएगा? केवल संसद बनाएगी। तो इसी के संबंध में संसद ने सबसे पहले कानून बनाया, नागरिकता अधिनियम, ठीक है। एक कानून बनाया नागरिकता से संबंधित संसद ने। कौन सा बनाया? नागरिकता अधिनियम। और किस साल बनाया? 1955 में। इंग्लिश में कहते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो सबसे पहले नागरिकता के संबंध में 1955 में हमने कानून बनाया जिसमें हमने डिसाइड किया कि किसी भी व्यक्ति को नागरिकता निम्नलिखित आधार पर दी जा सकती है, ठीक है। किस किस आधार पर किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दी जा सकती है? तो पहला आधार है जन्म, बर्थ। जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है। अब ये क्या है? तो मान लो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता कि मैं कहीं भी, जैसे जन्म के आधार पर, हम सब जन्म के आधार पर भारत के नागरिक है ना, कि हमारे माता पिता का यहीं पर जन्म था, हमारा भी जन्म यहीं पर हुआ है तो हम भारत के नागरिक है। किसी और का भी अगर भारत में जन्म होता है तो उसका भी प्रावधान है, वो प्रावधान करने के तहत नागरिकता भारत की ले सकता है, ठीक है। दूसरा है वंश परंपरा के द्वारा, बाय डिसेंडेंसी, डिसेंडेंट और हेरिडिटी। जैसे मान लो मेरे माँ बाप किसी देश में घूमने गए, ठीक है, मेरे माँ बाप किसी देश में घूमने गए और वहां पर मैं पैदा हो जाता हूं, तो ऐसी स्थिति में मेरे माँ बाप कहां के नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं। तो मैं भी कहां का नागरिक माना जाऊंगा? भारत का ही नागरिक माना जाऊंगा। वो हो गया वंश परंपरा। या मान लो मैं किसी और देश में पैदा हुआ तो वहां की भी एक बार को नागरिकता मिल सकती है यदि उस देश में प्रावधान हुआ। अब मान लो कि मैं हवाई जहाज में पैदा हो गया, मान लो मेरी माँ बाप जा रहे थे हवाई जहाज से घूमने और मम्मी को इतनी तेज लेबर पेन हुआ कि मेरी डिलीवरी हो गई। तो रास्ते में जब डिलीवरी हो गई, रास्ते में आसमान में, तो ऐसा नहीं कि आप किसी के नागरिक ही नहीं हो, अब आसमान के नागरिक रहोगे या उस हवाई जहाज के नागरिक हो गए, ठीक है। आप किसके नागरिक रहोगे? जिसके आपके माँ बाप हैं, ठीक है। तो वंश परंपरा के आधार पर आप नागरिक बन सकते हो। और किस आधार पर नागरिकता मिल सकती है आपको? पंजीकरण के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, ठीक है। ये जो रजिस्ट्रेशन है इसका जनरली हम प्रयोग करते हैं तब जब आप रेफ्यूजी वगैरह हैं, ठीक है, किसी और देश से भाग के आ गए, शरणार्थी हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। या फिर इसका हम प्रयोग करते हैं तब जब हम किसी गोरी मैडम को शादी करके फंसा लाएं और यहां उसको रखते हैं। तो अगर मैं किसी विदेशी से शादी कर लेता हूं तो उसको अगर मेरे को भारत की नागरिकता दिलानी होगी तो पंजीकरण के तहत उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। पहले इसका प्रावधान 6 महीने का होता था, लेकिन अभी इसका जो प्रावधान है वो 5 साल का, यानी आपको 5 साल भारत में रहना पड़ेगा मेरे साथ, तब मैं उसको नागरिकता दिला सकता हूं। मतलब जो पति होगा या पत्नी होगा उसके हिसाब से, ठीक है। चौथा जो कारण है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज में रहा था, ये कहलाता है देशीकरण।
नेचुरलाइजेशन, देशीकरण, नेचुरलाइजेशन। ये जो देशीकरण है इसका क्या मतलब है? यही न्यूज में रहा था जब सीए चल रहा था, सीए 2019 में जो चल रहा था, तो वो इसी की वजह से था। देशीकरण में क्या है, जैसा कि नाम है देशीकरण, यानी देशी हो जाओ पूरी तरीके से, ठीक है। तो इसमें प्रावधान था कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 11 साल तक भारत में रहता है तो ऐसी स्थिति में उसे भारत की नागरिकता मिल जाती है, ठीक है। 11 साल भारत में रहना चाहिए, उसमें भी ये प्रावधान है शुरुआत के 4 साल में से पहला जो साल है उसमें वो कहीं नहीं जाना चाहिए, ठीक है, भारत में ही रहेगा टोटल। तो 11 साल तक यदि वह भारत में रहता है तो उसे नागरिकता भारत की मिल सकती है, ये होता है देशीकरण। अब वो जो सीएए वाला बवाल था वो क्या था, वो भी अभी समझाता हूं। उससे पहले पांचवी क्या तरीका है, पांचवा तरीका है आधिपत्य के द्वारा, बाई एनेक्सेशन। जैसे मान लो कल को बांग्लादेश पर भारत अटैक कर देता है और बांग्लादेश को अपने में मिला लेता है, तो ऐसी स्थिति में बांग्लादेश हमारे में मिल गया तो ऑटोमेटिक जितने भी बांग्लादेश के नागरिक होंगे वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। यानी हम किसी को अपने अधीन कर लें, गुलाम बना लें या जैसे भी है, तो वो ऑटोमेटिक कौन हो जाएगा, हमारा नागरिक हो जाएगा, ठीक है। अब देशीकरण से ही बवाल रहा था 2019 में, तो वो सीएए क्या था उसको मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो वो जो सीएए न्यूज में इतना रहा वो क्या था, देखो हमारे आसपास के जो 3 देश हैं मुस्लिम बहुल्य देश, कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इन 3 देशों के जो भी मुस्लिम को छोड़कर अन्य नागरिक है, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल्य देश हैं, जैसे भारत में हम कहते हैं कि भाई हिंदू मेजॉरिटी है, तो ऐसे ही यहां पर क्या है, मुस्लिम मेजॉरिटी है। बाकी के जितने भी धर्म हैं, जैन, सिख, ईसाई, हिंदू, वो सब कौन है, वो सब है अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी। तो इन देश की जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं, और अल्पसंख्यक में सब आते हैं, केवल किसको छोड़कर, मुसलमानों को छोड़कर इन देश में, ठीक है। तो अल्पसंख्यक जितने भी हैं माइनॉरिटीज, उनके लिए एक प्रावधान किया सरकार ने 2019 में, क्या कि ऐसे जो लोग हैं जो इन 3 देश के हैं और अल्पसंख्यक में आते हैं, ऐसे देशों को 11 साल की जगह 5 साल में ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यानी ऐसे लोगों को भारत में 11 साल रहने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में जो भारत में रहने की केवल अवधि है उसको घटाकर कितना कर दिया, 5 साल कर दिया। यानी यदि कोई व्यक्ति भारत में 5 साल रह लेता है तो उसे देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। इन 3 देशों का होना चाहिए और मुस्लिम नहीं होना चाहिए। इसी का विवाद काफी रहा था कि हम समानता की बात करते हैं, यानी आर्टिकल 14 की बात करते हैं, सब विधि के समक्ष समता है, तो वहां पर इसका उल्लंघन की बात हो रही थी। फिर सरकार ने अपने पक्ष रखे कि भाई यहां पर बाकी जो है अल्पसंख्यक उनकी प्रताड़ना होती है, इसलिए हमने ये कानून बनाया था। तो इस कानून पे प्रश्न पहले भी आए हैं जब ये न्यूज में रहा, और अभी भी ये पुराना नहीं हुआ है, अभी भी इस पर प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने किया क्या सीएए में, वो जो 1955 का कानून था उसी में समय समय पर हमने संशोधन किए, चेंजेस किए हैं। तो ये 6वां संशोधन था जो हमने 2019 में किया, और उसके तहत हमने देशीकरण में जो 11 साल है उसको घटाया, कितना कर दिया, 5 साल। अब हमने सोचा कि इसका फायदा भी तो उठा सकते हैं लोग, तो हमने एक डेट फिक्स कर दी कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले भारत में आ गए हैं उन्हीं के लिए ये मान्य रहेगा। क्योंकि अब भी तो इसका फायदा उठा सकते हैं, जैसे मान लो 2019 में ही लागू हुआ, 2020 में वैसे लागू हुआ था 10 जनवरी को, तो मान लो 2020 से लागू हो गया, तो अब लोग सोचेंगे कि ठीक है 2020 में आतंकवादी है कि 5 साल में मिल जाएगा, तो लाओ 2025 तक रह लेता हूं तो मिल जाएगा। नहीं, सरकार ने फिक्स कर दी डेट, क्योंकि तब जब लागू किया उससे ही 5 साल मान लिया सरकार ने कि अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले आप भारत में आ गए तो आपको 5 साल में नागरिकता मिल जाएगी। यानी पुराने जो लोग आ गए थे, जो यहां रह रहे थे, उनको ये प्रावधान किया गया है। तो इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि काफी न्यूज में रहा था और अक्सर आज भी आ जाता, ठीक है। तो इसकी थ्योरी एक बार देख लो, ठीक है, वो यहीं पर लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको समझाया कि ये जो 1955 का कानून बनाया था भारत सरकार ने संसद के द्वारा, उसमें 5 प्रकार से आपको नागरिकता मिल सकती है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं, जन्म, देशीकरण, आनुवांशिकता या हेरिडिटरी, इसके अलावा पंजीकरण और आधिपत्य, ठीक है। आनुवांशिकता कह सकते हो या वंश परंपरा कह सकते हो उसको, ठीक है। अब भारत सरकार ने क्या सोचा,
भारत सरकार ने क्या सोचा कि ऐसे भारत में बहुत सारे नागरिक हैं जो जनरली हायर एजुकेशन के लिए यानी और पढ़ाई करने के लिए विदेशों में चले जाते हैं, ठीक है। जैसे आईआईटी वाले हैं, आईआईएम वाले हैं, आईआईएससी बेंगलोर वाले हैं, पीएचडी वाले हैं, वो क्या करते हैं, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी भारत में नहीं मिल पाती तो वो कहां चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं। अब जब वो विदेश चले जाते हैं तो वहां पर पढ़ाई करते हैं, पैसा खूब सारा खर्च होता है। अब वो सोचते हैं कि अगर भारत में आके मैं जॉब करूं तो उतना पैसा नहीं मिलेगा, तो ये लोग क्या करते हैं, विदेश में ही जॉब करना शुरू कर देते हैं। अब जब विदेश में ही जॉब करना शुरू कर दिए, कई साल यहां पर जॉब करते हैं, कई साल रहते हैं, तो यहां का इनको क्या मिल जाता है, नागरिकता ले लेते हैं कि अब भारत में आके क्या करेंगे, करोड़ों में वहां कमा रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, विदेश की ही क्या ले लेते हैं, नागरिकता ले लेते हैं। अब जब विदेश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता क्या हो गई, भारत की नागरिकता हो जाती है समाप्त। तो ऐसे लोग वैसे ही नहीं आ रहे थे और फिर ये जब नागरिकता समाप्त हो जाएगी तो अब तो आएंगे ही नहीं। तो ऐसे लोगों को हमने सोचा कि ये जो विदेशों में जाकर वहां की नागरिकता ले रहे हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे क्रीम है, भारत का टॉप मोस्ट लेयर है, यानी ब्रेन है ये भारत का। तो ये लोग दूसरे देशों में जाकर रहते हैं, वहां पर खाते पीते हैं, वहीं पर उन्हीं देशों की सेवा करते हैं, उनकी तरक्की करते हैं। तो ऐसे लोग अगर भारत में ही रहें या किसी भी प्रकार से भारत में आ सकें तो भारत के लिए हितकारी रहेगा। अब ये लोग ऐसे तो है नहीं कि वहां जाके भीख मांग रहे हैं कि यहां पर चवन्नी अठन्नी मिलती थी, वहां पर डॉलर मांगूंगा कि ला $1 भीख में दे दे। तो ये लोग क्या है, मेहनती लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सीईओ बने बैठे हैं कंपनियों के, ठीक है, या किसी और उच्च पद पर है। तो ऐसे लोगों के लिए भारत ने सोचा कि ये लोग काम के हैं, पैसा देंगे, और भारत को क्या चाहिए, पैसा ही चाहिए, पैसे की कमी है हमारे पास। तो हमने सोचा कि ऐसे लोगों की नागरिकता समाप्त नहीं करते, ऐसे लोगों को हमने प्रावधान कर दिया किसका, दोहरी नागरिकता का, डुअल सिटीजनशिप का। तो वैसे तो भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए हमने प्रावधान दोहरी नागरिकता का कर रखा है। तो जो हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 था, इसी में हमने एक संशोधन कर दिया, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम, एक संशोधन हमने कर दिया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीए 2003, जो लास्ट में हुआ था वो 2019 वाला था, है ना। तो सीए 2003 हमने किया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 किया, जिसके द्वारा हमने ऐसे व्यक्ति जो हैं तो भारतीय मूल के, यानी पैदा तो वो भारत के ही थे, लेकिन विदेश के नागरिक हैं, यानी पैदा भारत में ही हुए थे, नागरिक भारत के ही थे, लेकिन उन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली, तो ऐसे लोगों को भारत की भी नागरिकता दी जा सकती है। इससे फायदा क्या है, इससे ये फायदा है कि ये लोग अगर भारत में आएंगे तो पैसा वैसा इन्वेस्ट करेंगे, हमें पैसा मिलेगा, यही हमें चाहिए। तो ऐसे लोगों को दोहरी नागरिकता का प्रावधान कर दिया, कब कर दिया, 2003 में। शुरुआत में यह प्रावधान केवल 16 देशों के लिए ही किया गया था, लेकिन आगे चलकर इसमें फिर संशोधन कर दिया। कौन सा संशोधन, 2005 का नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, और इसे अन्य देशों के लिए भी लागू कर दिया। हाँ, इन अन्य देशों में कौन से देश शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन आ जाता है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश इसमें शामिल नहीं है। और ऐसे लोग जो दोहरी नागरिकता ले लेते हैं, इनको एक विशेष प्रकार की टर्म दी गई, ओसीआई कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, ओवरसीज, समुद्र पार के नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी ये कौन है, भारत के समुद्र पार के नागरिक हैं। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, ओसीआई, प्रवासी भारतीयों से संबंधित नागरिकता की यहां बात हो रही है। तो हमने ये कब से लागू कर दिया, 2003 से। तो हमने एक दिवस मनाना शुरू कर दिया 2003 से, हर साल 9 जनवरी को। ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, कौन सा दिवस कहते हैं, एनआरआई डे कहते हैं, या प्रवासी भारतीय दिवस कहते हैं, एनआरआई डे या प्रवासी भारतीय दिवस।
9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौट कर आए थे, तो उन्हीं की याद में ये प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाते हैं हर साल। कब? 9 जनवरी को। पहली बार कब मनाया गया? 2003 में। हर साल एक एक साल बाद ये होता था, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, उन्होंने इसे 1 साल की जगह अब 2 साल में एक बार कर दिया है। तो पहले तो 2019 में हुआ था, ठीक है, वाराणसी में जब कुंभ मेला लग रहा था उसके दौरान हुआ था ये, ठीक है, प्रयागराज के समय में, ठीक है, वाराणसी में। और अभी 2021 का हुआ है, ये कहां हुआ है? ये दिल्ली में ही हुआ। और इस बार क्योंकि कोविड चल रहा था तो कैसे हुआ? वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ, ठीक है, यानी वर्चुअल हुआ, ऑनलाइन हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। जैसे मैं आपकी अभी क्लास ले रहा हूं, ऐसे नरेंद्र मोदी जी बैठ गए कैमरे के आगे और उन्होंने संबोधित किया था, ठीक है। 2021 में 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था, ठीक है, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था 2021 में, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना कि पहला प्रवासी भारतीय दिवस कब हुआ? वो हुआ था 2003 में। अभी 2021 में लास्ट हुआ है, दिल्ली में मनाया गया था। इसकी थीम वगैरह भी पूछ लेता है, तो करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ा होगा तो वो आपने देखा होगा, जनवरी के करंट अफेयर्स में मैंने इसका उल्लेख कर रखा है कि थीम क्या थी इस बार की, है ना, कुछ ऐसी ही थी शायद, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ऐसी कुछ थीम थी इसकी, प्रवासी भारतीयों वालों की, ठीक है। तो ये है आपका प्रवासी भारतीयों के लिए। अब जैसे कि अक्षय कुमार है ना, उसको आपने सुना होगा, कनाडा की नागरिकता है उस पर, लेकिन वो भारत का भी नागरिक है, यहाँ पर टैक्स वगैरह देता है, यहाँ पर रहता है, लेकिन ऐसे लोगों को कुछ अधिकार नहीं होते। अब कुछ तो अलग होगा इनमें और हम में, ठीक है, अब हम नागरिक हैं और ये भी नागरिक हैं, तो दोहरी नागरिकता तो दे रखी, लेकिन कुछ ना कुछ तो अलग होगा। तो ऐसे लोगों के पास क्या नहीं होता? तो ऐसे जो लोग होते हैं जो ओसीआई हैं, इनके पास कौन सा अधिकार नहीं होता? इनके पास मतदान का अधिकार नहीं होता, राइट टू वोट इनके पास नहीं होता। और जब मतदान का अधिकार नहीं है तो ऑब्वियसली क्या है? चुनाव का अधिकार भी नहीं होगा, यानी ये किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी ये प्रधान नहीं बन सकते, ये मेयर नहीं बन सकते, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, राष्ट्रपति नहीं बन सकते, किसी भी प्रकार के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। और ये क्या नहीं कर सकते? किसी भी सरकारी पद को धारण नहीं कर सकते। जैसे किसी का मूड कर गया कि नहीं भैया मैं यूपीएसआई बनूंगा, तो ये नहीं बन सकता, ठीक है, ये नहीं बन सकता। तो ऐसे जो नागरिक होते हैं ओसीआई, इनको ना मतदान का अधिकार होता, हमसे कैसे अलग है, ना इनको मतदान का अधिकार होता और ना ही ये किसी सरकारी पद को धारण कर सकते हैं, किसी भी पब्लिक पोस्ट को धारण कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया ओसीआई के बारे में। तो उसके बारे में जरा देख लेते हैं जो लिखा हुआ है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के विदेशी नागरिक। क्या कहलाता है ये? जो नागरिकता संशोधन हमने 2003 में किया, उसके द्वारा इसको लागू किया था, ठीक है। शुरुआत में 16 देशों के लिए लागू था, फिर हमने दोबारा से 2005 में संशोधन करके इसे अन्य देशों के लिए लागू कर दिया। कैसे लोगों के लिए लागू है? जो भारतीय मूल के हैं लेकिन विदेश के नागरिक हैं, यानी होने भारतीय मूल के ही चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी अंग्रेज को आपने दोहरी नागरिकता दे दी, होना भारतीय मूल का ही चाहिए, ठीक है। ऐसे लोगों को वोट का अधिकार नहीं होता, ठीक है, और ना ही किसी सरकारी पद को धारण कर सकते। अब बात आती है किसी व्यक्ति की किस प्रकार नागरिकता समाप्त हो सकती है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है, उसकी किस प्रकार से नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो किसी भी व्यक्ति की नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है, ठीक है। 3 तरीके से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है। कैसे कैसे? पहला तो वो खुद से ही त्याग दे, ठीक है, खुद से मैं अपनी नागरिकता त्याग देता हूं तो ऑब्वियसली मेरी समाप्त हो जाएगी नागरिकता, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है? किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर, जो हमने अभी आर्टिकल 9 में पढ़ा था। तो ये 2 तो समझ में आती है, खुद से छोड़ दूं या किसी अन्य देश की नागरिकता ले लूं। तीसरा जो है वो क्या है? वो है संसद के द्वारा बनाया गया कानून। कोई संसद ने अगर कानून बना रखा है तो उसके तहत भी आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है, जिसमें मेन 2 हैं। क्या? पहला तो है कि यदि आप शत्रु की मदद कर देते हो, जैसे मान लो युद्ध चल रहा है भारत पाकिस्तान का और आपने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया, पाकिस्तान के साथ आप जुड़ गए कि नहीं मैं भारत के पक्ष में नहीं पाकिस्तान के पक्ष में लड़ूंगा, पाकिस्तान को आपने लीक कर दी हमारी इंफॉर्मेशन, तो आपकी नागरिकता क्या होगी? समाप्त हो सकती है।
दूसरा तरीका क्या है कि लगातार यदि आप 7 साल तक भारत नहीं आते हैं, यानी विदेश में रहते हैं लगातार 7 साल तक, 6 साल 364 दिन आ जाते हो तब भी मान्य रहेगा। अगर लगातार 7 साल तक आप विदेश में रहते हो और भारत नहीं आते हो तो भी आपकी नागरिकता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। ये तरीके हैं नागरिकता समाप्त होने के। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाग 2 खत्म। कुछ क्वेश्चन है ये कर लेना। ठीक है, फिर आता है भाग 3, और भाग 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे। तो भाग 3 में क्या है, भाग 3 में है मूल अधिकार। ठीक है, भाग 3 में क्या है, भाग 3 में है मूल अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार भी कह देते हैं या मौलिक अधिकार भी कह देते हैं। ठीक है, मूल अधिकार भी कह सकते हो या मौलिक अधिकार भी कह सकते हो, बात एक ही चीज है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, आर्टिकल डायरेक्ट पूछ लेता है 12 से 35। ठीक है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, 12 से 35 तक। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। और किस देश से लिए हैं ये मौलिक अधिकार हमने, तो मौलिक अधिकार हमने लिए हैं यूएसए से। ठीक है, किस देश से लिए हैं, यूएसए से। क्वेश्चन आता है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें कितने मूल अधिकार थे, 6, 7, 8, 9 या कुछ और 5, 6, 7, 8, जो आपकी गिनती जो आपको अच्छी लगे। तो हमने जरा बताओगे कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसमें कितने मूल अधिकार थे। हाँ, तो यही गड़बड़ हो जाती है। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसमें एक भी मूल अधिकार नहीं था। अगर मूल अधिकार होते तो यूएसए से क्यों लेते, फिर तो हम ये कह देते ना कि भैया हमारे कानून से ही आया, 1935 के कानून से आया। तो याद रखना 1935 के भारत शासन अधिनियम में मूल अधिकार नहीं थे। ठीक है, एक भी मूल अधिकार 1935 के भारत शासन अधिनियम में नहीं था। फिर एक समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। याद करो, ये पहले ही पढ़ाया मैंने आपको समितियां। एक समिति बनाई गई सरदार पटेल की अध्यक्षता में। कौन सी समिति, मूल अधिकार समिति। और इस समिति ने सिफारिश की कि भैया मूल अधिकार जोड़ने चाहिए। तो इनकी सिफारिश पर संविधान में मूल अधिकारों को जब लागू हुआ संविधान तो जोड़ लिया गया। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ तो मूल अधिकारों को संविधान में जोड़ लिया गया। जब संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के समय, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू होने के समय कितने मूल अधिकार थे, ये क्वेश्चन आता है। तो संविधान लागू होने के समय मूल अधिकारों की संख्या थी 7। ठीक है, संविधान लागू होने के समय मूल अधिकारों की संख्या थी 7। लेकिन आगे चलकर संविधान के 44वें संशोधन 1978 के द्वारा एक अधिकार था, वो हमने यहां से हटा दिया, संपत्ति का अधिकार। तो एक जो मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, इस अधिकार को हमने क्या कर दिया, इस अधिकार को हमने मूल अधिकारों से हटा दिया और कहां पहुंचा दिया, आर्टिकल 300A में पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया, आर्टिकल 300A में पहुंचा दिया। आर्टिकल 300 का में पहुंचा दिया और इसे एक कैसा अधिकार बना दिया, संवैधानिक अधिकार बना दिया या कानूनी अधिकार बना दिया। संवैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया या लीगल राइट बना दिया। इसका क्या मतलब है, यानी कि अब क्या कर सकते हो आप, कानून के दायरे में रहते हुए जितनी संपत्ति अर्जित करना चाहो उतनी संपत्ति अर्जित कर सकते हो। भाग 12 में पहुंचा दिया इसे। तो अब वर्तमान में मूल अधिकार कितने रह गए, शुरुआत में तो 7 थे, तो वर्तमान में मूल अधिकार कितने रह गए, तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या है 6। वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं, 6 हैं। क्वेश्चन आता है ये 6 कौन कौन से हैं और डायरेक्ट मिलाने को आ जाता है किस आर्टिकल से कौन सा आर्टिकल तक मूल अधिकार है। तो पहला जो मूल अधिकार है वो है समता या
समानता, बात एक ही है, का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18 तमाम बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 14 से 18, 15 से 18 या 16 से 20 ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, 19 से 22। दूसरा जो आर्टिकल है वो है स्वतंत्रता, दूसरा जो हमारा अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। और ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? आर्टिकल 19 से 22। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? आर्टिकल 19 से 22। तीसरा जो अधिकार है वो है हमारे पास शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका क्या मतलब है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कोई भी व्यक्ति यदि आपका शोषण करता है तो उसकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, याद रखना, शोषण का अधिकार नहीं है। किसी का शोषण कर रहे हो उसका अधिकार नहीं है, शोषण हो रहा है तो उसके आवाज, उसके खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है। इसके लिए दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और 24, दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और 24। चौथा जो है वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 तक। कहां से कहां तक है? 25 से 28 तक। पांचवा जो अधिकार है वो है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, इंग्लिश में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें आते हैं दो आर्टिकल, आर्टिकल 29 और 30। और ये जो अधिकार मिला हुआ है ये विशेषकर किसको मिला हुआ है? अल्पसंख्यकों के लिए हैं। ये जो दोनों आर्टिकल हैं किसके लिए हैं? अल्पसंख्यकों के लिए हैं, माइनॉरिटीज के लिए हैं। और भारत में माइनॉरिटीज कौन सी हैं? हिंदुओं को छोड़ के सब क्या हैं? अल्पसंख्यक हैं। और लास्ट जो अधिकार आता है छठवां, वो कौन सा है? वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके लिए है आर्टिकल 32। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अधिकार अन्य मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। तो मूल अधिकारों के संबंध में दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, याद करो। तो मैंने एक क्वेश्चन तो बताया था, मूल अधिकार को आत्मा किसने कहा? इसका आंसर जल्दी से कर दो मुझे। मूल अधिकारों को आत्मा किसने कहा? और दूसरा क्वेश्चन है आर्टिकल 32 को आत्मा और हृदय किसने कहा? दो क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों के आंसर बताओ जरा। मूल अधिकार को आत्मा किसने कहा और आर्टिकल 32 को आत्मा और हृदय किसने कहा? जल्दी से बताओ। आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर ने, वेरी गुड। और पूरे मूल अधिकारों को आत्मा किसने कहा है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा मूल अधिकारों को किसने कहा है? वेरी गुड, ये कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और ये किसने कहा है? ये कहा है बी आर अम्बेडकर। ठीक है भाई, इतना यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो लाओ फिर देख लेते हैं जरा यही जो अभी समझाया तुम्हें। ठीक है,
तो मैंने बताया अभी 1935 के जो भारत शासन अधिनियम था उसमें किसी भी प्रकार का कोई मूल अधिकार नहीं था। ठीक है, जो मूल अधिकार है हमने कहां से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम में मूल अधिकार नहीं थे। फिर सरदार पटेल की अध्यक्षता में हमने क्या किया, एक मौलिक अधिकार समिति बनाई, फंडामेंटल राइट्स कमेटी बनाई, उसकी सिफारिश पर हमने संविधान में क्या लागू किया, मूल अधिकारों को लागू किया। ठीक है, कोई क्वेश्चन एक दे रहा हूं मैं आपको, जरा इसका आप आंसर बताना, इतिहास से लिंक्ड है। ठीक है, अगर आपने यूपी SSSC पीईटी के लिए मेरे अगर इतिहास के थोड़े बहुत नोट्स पढ़े होंगे, क्योंकि एग्जाम था आपका जो मैंने डाल दिए थे आपकी ऐप पर, तो उसके तहत बताना, उसमें भी ये लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, तो ये है कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा गया था और किसने रखा था, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो कांग्रेस का ऐसा कौन सा सेशन था, आजादी से पहले हर साल सेशन होते थे मेन। ठीक है, तो कांग्रेस का ऐसा कौन सा सेशन था, ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया था, रेजोल्यूशन रखा गया था फंडामेंटल राइट्स का, और ये किसने रखा था, यानी किसने प्रस्तुत किया था ये। ठीक है, और ये एक अधिवेशन हुआ था, तो इस अधिवेशन के 3 क्वेश्चन आ गए यहीं से। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहते थे ना हर अधिवेशन में, तो इसका कोई आंसर करेगा जरा, किसी को अगर पता हो तो। नहीं पता, चलो मैं बताता हूं। कांग्रेस का 1931 में एक अधिवेशन हुआ था, कहां पर, कराची। अब कुछ इससे याद आ रहा है, कराची में अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, कुछ याद आ रहा है ऐसा? 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष थे, हाँ बताओ फिर, याद आ रहा है तो, अध्यक्ष कौन थे इसके? जेबी कृपलानी नहीं, ये नहीं थे, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ठीक है, लेकिन जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वो किसने किया था, जो प्रस्ताव रखा था वो रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। 4 क्वेश्चन होगा यहीं से। कब हुआ, 1931 में, कराची में, सरदार पटेल अध्यक्ष थे, प्रस्ताव रखा जवाहरलाल नेहरू ने। यहीं से 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने फिर क्या किया, शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ था तो मूल अधिकारों की संख्या थी 7, लेकिन हमने क्या किया, 44वें संशोधन के द्वारा, जो किसके समय में हुआ था, इस समय सरकार थी, 44वें संशोधन के समय में सरकार थी जनता दल की, जनता पार्टी वाली सरकार थी, जनता दल की सरकार थी, और पीएम थे इस समय मोरारजी देसाई। भारत के सबसे वृद्ध पीएम रहे हैं ये मोरारजी देसाई। जब मैं पीएम वगैरह पढ़ाऊंगा क्रम से तब बताऊंगा। तो जनता दल की सरकार थी, मोरारजी देसाई पीएम थे। तो 1978 में हमने 44वें संशोधन के द्वारा एक मूल अधिकार हटा दिया। कौन सा, संपत्ति का अधिकार। बार बार आता है, कौन सा अधिकार हटाया था, संपत्ति का अधिकार हटाया था। किस संशोधन के द्वारा, 44वें संशोधन के द्वारा। किस साल में, 1978 में। साल नहीं लिखा क्या यहाँ, अच्छा साल और ऐड कर लेना, साल रह गया है 1978 में। ठीक है, कब हुआ था ये संशोधन, 1978 में। और इस अधिकार को हमने कहां पहुंचा दिया, आर्टिकल 300A में पहुंचा दिया। और कैसा अधिकार बना दिया, कानूनी और संवैधानिक अधिकार बना दिया। तो वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से, समानता या समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 से 30 जो अल्पसंख्यकों के लिए मेनली, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये है आर्टिकल 32।
तो कौन सा आर्टिकल क्या क्या कहता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए रखते हैं इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, कुछ क्वेश्चन है उनको लगा लेना, ठीक है। जो रीजनिंग की क्लास होगी वो मैं आपको बता दूंगा कब होगी, और मैथ की क्लास चल नहीं पाएगी बारिश की वजह से, वो क्लास से सर आ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो रीजनिंग की क्लास जितने बजे होगी वो मैं आपको अभी ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगा, ठीक है।